नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। अरुणाचल विधानसभा सत्र का सत्ताधारी कांग्रेस ने किया बहिष्कार। दूसरे दिन भी राज्यसभा की कार्रवाई रही बाधित। कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति से की दखल की मांग। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह होंगे उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में नाकाम रही राज्य सरकार। दिल्ली सचिवालय में छापेमारी पर विपक्ष ने की जेपीसी की मांग। कांग्रेस ने कहा इस्तीफा दें अरुण जेटली। सरकार ने कहा मामले पर न हो सियासत। दिल्ली एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक रोक। नहीं चल पाएंगी 2005 से पहले की गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स भी किया दोगुना। और दोबारा होगी मैगी नूडल्स की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने मैसूर लैब में सैंपल भेजने के दिए आदेश। अदालत में जमा कराए जाएंगे मामले से जुड़े दस्तावेज। और आइए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने दिल्ली और एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा ताकत की डीजल एसयूवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही ग्रीन टैक्स को भी दोगुना कर दिया है। दिल्ली की आबो हवा को साफ बनाने के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा बाशिंदों को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को अदालत ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 31 मार्च 2016 तक दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर ये पाबंदी लागू रहेगी। कार्स और एसयूवीज जो डीजल पर चलती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाया गया है पूरी एनसीआर रीजन पे। उसके साथ साथ जो 2005 से पहले जो ट्रक्स बनी हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। जो बाहर से व्हीकल्स आती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, उसके ऊपर एंट्री टैक्स डबल कर दिया है। और वो व्हीकल जो ओल्ड हैं BS4 पे 2005 से पुरानी वाली गाड़ियाँ, उनको बिल्कुल बैन कर दिया, उनकी एंट्री बैन है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली में दाखिल होने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया है। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया था। पहले ये टैक्स 700 और 1300 रुपए था, जो बढ़कर 1400 और 2600 रुपए हो जाएगा। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि 2005 से 2015 तक के रजिस्ट्रेशन वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चलने वाली डीजल टैक्सियों को 31 मार्च तक सीएनजी में बदलने का निर्देश दिया है। डीजल इंजन की कारों को प्रतिबंधित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई सबक हैं। डीजल इंजन बनाने वाली कारों को जहां नए सिरे से इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के इंजन का निर्माण किया जाए जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे हमारे साथ सुनीता नारायण, जो कि महानिदेशक हैं विज्ञान और पर्यावरण केंद्र से। सुनीता, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। और सबसे पहले तो मैं कहूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला इसे कहा जा रहा है और आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी क्योंकि लंबे अरसे से आप इस तरह की लड़ाई लड़ती रही हैं। लेकिन जो बड़े फैसले मैं अगर कहूँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा व्यवहारिक मैं कहूँ पहलू है लागू करने को लेकर, कैसे कर पाएगी दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार? हाँ, देखिए, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आप जानते हैं कि जहाँ टैक्स का मामला है, इन्वायरमेंट चार्ज का मामला है, पहले ही ट्रक के ऊपर लागू हो गया है। हर जो एंट्री पॉइंट है दिल्ली में, उसमें सीसीटीवी कैमरा लग गया है। हमारी कोशिश है कि इस महीने के अंत तक सब एंट्री पॉइंट पे RFID भी लग जाएगा। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसको लागू करने के लिए अपनी पूरी मेहनत नहीं लगाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले में एक चीज़ और बिल्कुल स्पष्ट होती है कि हम सब अब जानते हैं कि प्रदूषण से किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। तो इसके अंदर ये हमारे लिए जीत नहीं है, ये कोई CSC और सुनीता नारायण की जीत नहीं है, ये सब लोगों की जीत है जो सांस लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कोर्ट ने हम सब के लिए फैसला दिया है और सब इसको लागू करने में सारी मेहनत करेंगे।
क्योंकि अगर मैं एक एक करके आता हूँ उन प्रावधानों पर जिसके बारे में या तो एनजीटी या फिर सुप्रीम कोर्ट हाँ, डायरेक्टिव्स दे रहा है। बिल्कुल। डीजल व्हीकल को लेकर साफ तौर पर नए व्हीकल एनसीआर में रजिस्टर न किए जाएं, यानी कि 2000 सीसी से ज़्यादा पावर वाले डीजल ट्रक्स को दिल्ली या फिर एनसीआर से गुजरने के बजाय एक रूट बाहर कर दिया जाए। किस तरीके से इसे लागू कर पाएं, क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी जो सिस्टम है वहां पर सबसे ज़्यादा डीजल व्हीकल हैं, और जो शायद आंकड़े हैं, पुष्ट आंकड़े हैं, सरकारी नहीं हैं, कि उनसे ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन भी फैलता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सुनीता। देखिए, आप जैसे मैंने कहा, चलिए डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। जहां तक डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बात है तो ये एनसीआर में है, और कोर्ट ने बहुत, मुझे लगता है बहुत ध्यान से ये ऑर्डर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डीजल का जहां मामला है, आप भी जानते हैं कि डीजल के जो टैक्स है डीजल पे वो कम रखा जाता है, और इसलिए कम रखा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये बस के लिए, रेल के लिए, और जो यातायात, जो साधारण लोगों के यातायात है उसके लिए डीजल का दाम कम रखा जाता है। मगर आज मर्सिडीज बेंज भी उस पर चल रहा है, आज लग्जरी जो गाड़ियां हैं वो भी इस पे चल रही हैं, और हम जानते हैं कि डीजल की गाड़ियों से जो प्रदूषण है वो 7 गुना ज़्यादा होता है पेट्रोल की गाड़ियों से, अगर आप कंपेयर करें। तो मुझे लगता है कोर्ट ने बहुत ध्यान से और सब कुछ सुनने के बाद ऑर्डर दिया है कि एक चीज़ तो बंद कर सकते हैं कि जो सबसे अमीर की गाड़ियां हैं उनके ऊपर तो रोक लगा जा सकती है, पहले लगाई जा सकती है, और कोर्ट के सामने जब हम जनवरी में फिर जाएंगे, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जब यूरो 4, जो भारत स्टेज 4 है, जो बहुत साफ फ्यूल माना जाता है, वो पूरी देश में होना चाहिए, और यूरो 6 फ्यूल जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो मुझे लगता है कोर्ट सबसे बड़ी जो आज की जीत है वो यही है कि उच्च न्यायालय ने ये तय किया है कि जहां स्वास्थ्य का मामला है, आप और मेरे स्वास्थ्य का मामला है, हम सबके स्वास्थ्य का मामला है, उससे कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। और अगर निजी मुनाफे की बात आती है तो वो उस पे पहली उसकी उस पे नजर नहीं होगी, मगर हमारे स्वास्थ्य पे नजर होगी। बिल्कुल। और सुनीता, क्या अब ये एक उस दिशा में बढ़ता कदम माने जिसको लेकर बहुत पहले से एक मांग भी रही है, यानी कि एनसीआर न सिर्फ बल्कि बड़े महानगरों में जो मैं कहूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, कमोबेश अब सिर्फ सीएनजी और पेट्रोल से ही मैं कहूँ कि केंद्रित हो, संचालित हो। बिल्कुल। देखिए, जब तक यूरो 6 टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, BS6 जिसको कहते हैं, तब तक डीजल और पेट्रोल के अंदर जो प्रदूषण है उसमें अंतर चला रहेगा। तो मैं समझती हूँ सीएनजी और पेट्रोल का हमें सबसे ज़्यादा अगर यातायात के लिए इस्तेमाल करना है वो ही सही रहेगा। और इसमें जो हमारे कोर्ट के सामने हमने एक और याचिका रखी है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए प्रदूषण से, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बड़ी तरीके से बढ़ावा देना पड़ेगा, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनसीआर में, क्योंकि आप जानते हैं आज कोई 10 लाख गाड़ियां दिल्ली और गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद से आती हैं जाती हैं, और इसलिए आती जाती हैं क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। आप अगर नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, तो आपको बस नहीं मिलेगी, एक मेट्रो मिलेगा, मगर आपको उसमें जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। तो मुझे लगता है कि कोर्ट की आज की सोच है, इसको बहुत एक बड़े स्तर से लें। और मैं देख रही हूँ कि अंग्रेजी चैनल पे खाली एक ही चर्चा हो रही है कि डीजल गाड़ियाँ रोक दी और हम लोग तबाह हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कोर्ट ने एक बहुत बड़ी सोच से आगे बढ़ने की कोशिश करी है, और इस देश के जो अमीर हैं वो सोच लें कि उनको भी साफ हवा चाहिए, और उनको भी अगर वो फिल्टर लगाएंगे अपने घर में, उससे काम नहीं चलेगा। उनको भी कभी ना कभी तो साफ हवा और इस शहर की हवा में सांस लेना पड़ेगा। बिल्कुल सुनीता, सही बात आपने कही कि पॉल्यूशन अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गरीब को प्रभावित करेगा और अमीर उससे बच सकता है दूसरे उपायों के जरिए। ये एक कड़ा वास्तव है और इससे सबको स्वीकार करना होगा, सहयोग भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
महिला संघर्ष की दास्तान, खत्म हुआ लंबा इंतजार। सऊदी में लोकतंत्र की नई बयान, महिलाओं को मिला वोटिंग का अधिकार। देखिए विशेष सऊदी में लोकतंत्र शाम 7:30 बजे। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से शिकायत करते हुए दखल की मांग की। इस मसले के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहरा रही है। पार्टी ने लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया। सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल जेपी राजखोवा के सत्र बुलाने की राष्ट्रपति से शिकायत की। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की। We have asked the president. We met him to seek his protection, to ensure the sanctity of the constitution. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यपाल अरुणाचल में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर का विधानसभा को बुलाना और उसमें डायरेक्शन देना कि कैसे विधानसभा की कार्रवाई होगी, कौन बैठेगा चेयर पे, किसको हटाया जाए, ये तो इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कभी आज तक हुई नहीं है। और ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार बीजेपी की सरकार के द्वारा की जाती हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में भी इस मसले को उठाया। राज्यसभा में इस वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरुणाचल में संविधान की हत्या की जा रही है। 2/3 मेजॉरिटी से आए हुए कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए और वहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी को अधिकार में लाने के लिए ये कोशिश चल रही है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन में राज्यपाल के कामकाज पर बहस करने की कोशिश को गलत ठहराया। उन्होंने कांग्रेस पर अंदरूनी मसलों को सदन में उठाने का भी आरोप लगाया। They are fighting among themselves. Today, the speaker has disqualified 14 MLAs. Kharge ji is talking of the constitution. He is facing a no confidence motion, speaker, and he disqualifies MLAs. इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सभी सदस्य वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर राज्यपाल की ओर से सत्र बुलाए जाने का विरोध कर रही है। राज्यपाल ने जनवरी में तय सत्र की बजाय 16 दिसंबर से 3 दिन का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया। कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर जो अरुणाचल में इस वक्त उठापटक चल रही है उस पर बातचीत करेंगे। नवम रेबिया हमारे साथ जो कि स्पीकर हैं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के। नवम जी, स्वागत है आपका। सदन की कार्रवाई हुई और 33 सांसदों की ओर जो जानकारी आ रही पीटीआई के मुताबिक 33 विधायकों ने या सदस्यों ने उन्होंने आपके खिलाफ यहाँ पर वॉइस वोट और सिग्नेचर वोट किया है। क्या अब अगला प्रावधान या कानूनी प्रावधान? नवाम रेबिया, आपको आवाज मिल रही है? तो बता दें कि अरुणाचल प्रदेश असेंबली जहां पर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूं कि इस वक्त राजनीतिक उठापटक है, उसके बीच में जो आरोप लगे थे कि गवर्नर ने सत्र को आहूत किया है और सदन चला और वहां पर खबर यह है कि 33 जो सदस्य हैं जिसमें कि 20 रेबल हैं कांग्रेस से मिले और 11 बीजेपी के, 2 इंडिपेंडेंट, इन्होंने बाइकआउट किया इन्होंने और चीफ मिनिस्टर नबम टुकी इन लोगों ने बाइकआउट किया था। नबम साहब, आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी जी। क्या इस वक्त ताज़ा घटनाक्रम है और जो इस वक्त आज हुआ सदन के अंदर उसके बाद अब क्या रुख होगा? देखिए, कोई ताज़ा घटना यहाँ कुछ नहीं है। जो इन्होंने यहाँ गवर्नर साहब ने, महामहिम राष्ट्रपति जी, ये राज्यपाल जी ने
जो सेशन को प्रीपोन करके यहाँ को सेशन ऑर्डर दिया है, उसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, हमारे सेक्रेटरीट को मालूम नहीं है। ओरिजिनल डेट जो इन्होंने सेशन बुलाया है, जो समन्स इशू किया है फ्रॉम 14 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक का, इन्होंने जनवरी 2016 का ऑलरेडी समन्स इशू किया गया है। तो जो ये सत्र इस वक्त चल रहा है, जो बुलाया गया स्पेशल सेशन, ये क्या पूरी तरह से असंवैधानिक और इलीगल माना जाएगा? एब्सोल्युटली, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड अनप्रेसिडेंटेड में तो बार बार बता रहा हूँ। और इन्होंने विदाउट द नॉलेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, विदाउट द द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज कोई भी असेंबली सेशन नहीं बुलाया जा सकता जब तक एक्चुअली इट हैज टू बी approved by the by the council of ministers headed by the chief minister in the state, in consultation with the speaker of the legislative assembly, and the summons is being issued in the name of the governor. जी, ये ऑलरेडी इन्होंने इशू कर चुका है 14 जनवरी के लिए। लेकिन आज जो नोटिस लाया गया और जो एक मैं कहूं कि आपको हटाने को लेकर, जहां पर जो जानकारी करीब 34 विधायकों ने सदस्यों ने इसमें शामिल हुए हैं, यानी कि 7 हैं, तो फिर क्या होगा उसका? यहाँ कोई देखिए, ये जो 14 विधायक है, 14 पहले 2 ऑलरेडी उनका रिजिग्नेशन इन्होंने दिया है, वो एक्सेप्ट कर चुका है, और 14 को हम लोग ऑलरेडी पार्टी की ओर से एक्सपेल भी कर दिया गया। ये लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर ये लोग बीजेपी में जा रहे, एंटी बीजेपी में शामिल हो चुका है। इनको ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड किया गया है। दे हैव बीन सर्व डिस्क्वालिफिकेशन इन नोटिस एंड ऑलरेडी दिस हैज बीन पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, एवरीथिंग। तो 14 लोगों को दे हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। यहाँ 34 का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी का 11 है, इंडिपेंडेंट 2 है 13, और अभी कांग्रेस इनके साथ कोई नहीं है। लेकिन अगर इस सत्र में आपको हटाने को लेकर उस पर मोहर लगा देते हैं जो विधायक हैं, चाहे वो आपके बागी विधायक रहे हो या फिर दूसरे दल के, तो उसके बाद जो आगे सत्र शुरू होगा, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि आप कर रहे हैं कि वैधानिक, जिसको लीगल, जिसके बारे में नोटिस जारी किया गया था, क्या वहां पर आप उस पोस्ट पर होंगे जिसको लेकर लगातार कवायद चल रही, रस्साकशी चल रही है? देखिए, मुझे हटाने का भी बात हो, किसी को भी हटाने का बात हो, डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए हमें नोटिस मिला है ये 16 नवंबर को, साइन बाय 16 MLAs, और मुझे हटाने का नोटिस जो मिला है 3 दिन के बाद 19 नवंबर 2015, 3 दिन के बाद। तो जो नोटिस हमें मिली है वो तो दिस इज अंडर स्क्रूटिनी ऑफ द सेक्रेटरीट। आई एम नॉट इट इज अंडर स्क्रूटिनी ऑफ द सेक्रेटरीट एंड दिस विल बी प्लेस्ड बिफोर द BSC, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ओके, जब भी कोई सेशन होता है उससे पहले तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी मीटिंग होती है, राइट। उसके बिना एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, और ये कैसा हम ये आज का मीटिंग को हम जो असेंबली जो संवैधानिक जो बुलाए हैं, राइट, हाउ कुड वी एक्सेप्ट, वेयर इज दिस प्रोविजन इन आवर डेमोक्रेसी? आप बताइए। चलिए नॉम साहब, इसके तमाम तकनीकी पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे आके, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। उधर दिल्ली में सचिवालय में CBI छापेमारी के दूसरे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लोकसभा में कई विपक्षी पार्टियों ने जांच के लिए JPC गठन की भी मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली सचिवालय में छापेमारी में आज एक नया मोड़ आ गया। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए JPC गठन की मांग की है। Let it be investigated. Let there be a joint parliamentary committee if necessary. That they should investigate all such issues. And madam, these issues should be discussed on the floor of the House in detail. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफा की मांग की है। Absolutely, he should step down and there should be a JPC. उधर सरकार ने एक बार फिर कहा कि CBI अपना काम कर रही है और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। Please understand the agencies must be allowed to function independently.
This government is very clear. We don't interfere at all. I can tell the House, none in the government is aware. None in the government is aware of any raid. There was no raid on Delhi Chief Minister. दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में एक निजी संस्था ने दावा किया है कि 6 महीने पहले उसने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीवीसी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने केजरीवाल साहब और एलजी और पीएम ऑफिस को वो केस कंप्लेंट फॉरवर्ड किया था विद आवर नोटिंग्स। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आपने अभी इतना बड़ा अफसर को अपने दफ्तर में नियुक्त किया, कम से कम ये देखना जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चारित्र कैसा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई ने आज राजेंद्र कुमार से फिर पूछताछ की। श्याम सुंदर के साथ अनु देवान, राज्यसभा टीवी। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इन आरोपों का जवाब देना वो नहीं चाहते। I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. दिल्ली सरकार के आरोपों को सीबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने आज एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापेमारी नहीं हुई है। सीबीआई के प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने कहा कि जो आरोप हैं वो झूठे हैं। CBI also reiterates that the searches and the seizures on 15th of December 2015 were in conformity with the due process of law and legal procedures have been followed meticulously. CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर चाय मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों की हालत को लेकर जंतर मंतर पर एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि यह दुखद है कि प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा करते हैं लेकिन चाय उत्पादक मजदूरों का ख्याल तक नहीं रखते। उन्होंने प्रधानमंत्री के विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए सरकार समाज के सभी तबके के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून और मनरेगा जैसे कानून लेकर आई थी। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अधीर जी बंगाल में आप इनके लिए लड़े, मैं भी इनके लिए लड़ूंगा और मैं वेस्ट बंगाल की सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को मैसेज देना चाहता हूं कि आप भी इनकी मदद कीजिए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए जहां पे हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं, जहां पे इनका भविष्य नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस से एक बार फिर सहयोग की अपील की। उन्होंने कांग्रेस से 1% अतिरिक्त कर हटाने की मांग को स्वीकार करने के संकेत भी दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये देश के विकास से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस के सुझाव मानने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने की मांग को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री जीएसटी दर को संविधान विधेयक में शामिल करने की मांग पर सहमत नहीं हैं। That agony prior to the passage of the bill, but I think the real strength of India's democracy is not that we will be able to pass it. We have to introspect the weakness of democracy, that on an issue where everybody claims to support it and still the country feels helpless in not being able to pass it. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी इन इंडिया कार्यक्रम में कहा कि संसद में विपक्ष विधेयक पर रुकावट पैदा कर रहा है, जिससे सत्र नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये भविष्य में विपक्ष के लिए मिसाल बन जाएगा। जबकि व्यापारिक समूहों ने बिल पारित नहीं होने पर चिंता जताई। कॉर्पोरेट चाहता है जीएसटी बिल जितना जल्दी पास हो उतना एक अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्लो डाउन है, पूरी इकोनॉमी में, वर्ल्ड में स्लो डाउन है और उस स्लो डाउन को किल करने के लिए एक जीएसटी बिल एक बूस्टर होगा और इसको जितनी जल्दी पास किया जाए और इस सत्र में पास किया जाए बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले साल से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आज उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी।
अदालत ने राज्य सरकार के नाकाम होने पर रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को इस पद पर नियुक्त किया है। अदालत के बार बार आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बुधवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। चयन समिति के सदस्यों के बीच नाम पर सहमति नहीं बन पाने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया। जो काम इस कमेटी को करना चाहिए था वह काम कोर्ट को करना पड़ा, न्यायालय को करना पड़ा। ये शर्म की बात है अगली सरकार के लिए। इससे पहले 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। अदालत इससे पहले 24 अप्रैल 2014 को भी 6 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश दे चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नाम तय नहीं कर पाई। प्रदेश में करीब 1.5 साल से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी। मैगी पर नेस्ले की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को मैगी नूडल्स के सैंपल को दोबारा जांच के लिए भेजने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि मैगी के ताज़ा सैंपल्स की मैसूर की लैब में फिर से जांच हो। इससे पहले 10 दिसंबर को एनसीडीआरसी ने मैगी नूडल्स के 16 और नमूनों के परीक्षण का आदेश दिया था। अदालत ने एनसीडीआरसी में चल रहे मामले पर रोक लगा दी है। साथ ही इससे जुड़े दस्तावेज अदालत में जमा करने के आदेश दिए। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।